हम पढ़ रहे थे एल्केन्स। फर्स्ट ईयर में हमने एल्केन्स कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों को कल मेरे नोट्स भी सेंड कर दिए हैं। तुम उनसे अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखो और साथ में साथ पढ़ते जाओ। और बुक्स हो सके तो खरीद लो, क्योंकि उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हमारा क्लियर है चैप्टर या नहीं है। तो तुम्हें क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अभी इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स। हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एल्केन्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स। तो देखो, साइक्लोएल्केन्स में से बात करें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ये रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? 4 कार्बन की है तो साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही सेम 5 कार्बन वाली है तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर 6 कार्बन वाली है तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन इत्यादि, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। तो ये सारी संरचनाएं क्या है? साइक्लिक संरचना है, इनको बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके बनाने की विधियों के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली विधि है पर्किन विधि, फ्लूट्स विधि या अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन्स द्वारा। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है अल्फा डाइहेलोएल्केन्स से, या इसको बोलते हैं फ्लूट विधि। विधि, ठीक है। एक मिनट लाइट चली गई। तो देखो, फ्लूट्स विधि क्या होती है? ऐसे डाइहेलोएल्केन्स या ऐसे एल्केन जिनके दोनों सिरों पर या लास्ट छोर पर, अंतिम छोर पर हैलोजन्स जुड़े होते हैं, वो जिंक के साथ या सोडियम के साथ अभिक्रिया करके साइक्लिक या साइक्लोएल्केन्स बनाते हैं। साइक्लोएल्केन्स बनाते हैं। आगे बात समझ में, उसे बोलते हैं हम फ्लूट्स विधि। इससे हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन इत्यादि सभी साइक्लोएल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को इंट्रामोलिकुलर आंतरिक वुड्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी कहा जाता है। That is also called intramolecular Wurtz reaction। अगर बात करें साइक्लोब्यूटेन बनाने की, तो वही अंतिम छोर पर हमें क्या लिखना है? +2 यानी अब मैं सोडियम के साथ कर रहा हूं, मान लो, तो क्या बनेगा? ये साइक्लोब्यूटेन प्लस NaBr। ये हमने बात करी है अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन से या फ्लूट्स विधि।
विधि है दूसरी अभिक्रिया है विश्लेषणस विधि। विश्लेषणस विधि। देखो तुम एक चीज आज क्लियर कर देते हैं, मैं जो पढ़ाती हूँ और जो तुम्हें नोट्स भेजती हूँ, हो सकता है उनमें एक दो अभिक्रियाओं का अंतर हो, मतलब हो सकता है ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो तुम्हें सबसे अच्छा है कि जो पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग नोट्स बना लो। दूसरी बात, हो सकता है रिएक्शन जो मेरी पहले नंबर पे मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स में तुम्हारे तीसरे नंबर पे हो, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस चेंज हो सकता है, तो उसके लिए तुम वरीड ना हो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। जो भी तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस में जैसे पढ़ाया जा रहा है तुम उन्हीं के थ्रू नोट्स बना सकते हो, या फिर तुम्हें लास्ट में जो नोट्स भेजे जाते हैं उनको तुम जो पढ़ोगे तो तुम्हें लग जाएगा जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो सेम वही है। हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन पढ़ना तुम्हें पूरा चैप्टर है, इसीलिए मैं चैप्टर खत्म होने के बाद ही नोट्स भेजती हूँ, साथ के साथ नहीं भेजती हूँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विश्लेषणस विधि। इसमें क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम, थोरियम, बेरियम लवणों को शुष्क आसवन कराया जाता है और एक कार्बन कम वाला साइक्लिक कीटोन बनता है जिसका आगे क्लीवेंशन अपचयन से साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। क्या बोला है हमने, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम, थोरियम या बेरियम लवण मान लो हम कैल्शियम लवण ले लें, ठीक है, इनका क्या कराया जाता है, शुष्क आसवन कराया जाता है, तो उससे क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं, साइक्लिक कीटोन बनते हैं। ये साइक्लिक कीटोन आगे क्लीवेंशन अपचयन से एक कार्बन कम वाला साइक्लोएल्केन बनाते हैं, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, एक कार्बन कम वाला एल्केन्स बनाते हैं। अब ठीक है, साइक्लिक कीटोन बनाते हैं, इसको बोलते हैं विश्लेषणस विधि। देखो तुम एक चीज इसके ड्यूरेशन को पढ़ा देते हैं। देखो एक होता है ओम्स गैस, इसके नाम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हें बता क्यों है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एडिकेट, इसका नाम है कैल्शियम एडिकेट। अब तुम्हें ये याद कैसे करने हैं उसके लिए तुम्हें बता रहे हैं ओम्स गैस। तो देखो जो ओम्स गैस है, ओ का मतलब क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, एम का मतलब मेलोनिक अम्ल, ठीक है, एस का मतलब है सक्सीनिक अम्ल, सक्सीनिक एसिड, जी का मतलब है ब्यूटेरिक अम्ल, ए का मतलब है एडिपिक अम्ल, और इसका है इमेलिक अम्ल। और ये तुम्हें याद करने हैं। अब देखो कैसे, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए ओम्स गैस, ओम्स गैस, ठीक है, और ओम्स गैस तुमने याद कर लिया। ओम्स गैस तुमने याद कर लिया, ठीक है।
तो O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब मेलोनिक, S मतलब सक्सिनिक, G मतलब ग्लूटेरिक, A मतलब एडिपिक, P मतलब पिमेलिक। अब ये होते क्या है? O ऑक्जेलिक होता है अम्ल COOH और ये COOH। बस तुम्हें ऑक्जेलिक याद रखना है, बाकी कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनके नाम जरूर याद रखना है। अब अगर बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल में तुम्हें एक CH2 बढ़ाते जाने हैं और उनका फॉर्मूला बनाते जाना है। बात करें मेलोनिक अम्ल की, एक CH2 बढ़ा दिया, क्या बन गया? मेलोनिक अम्ल, ठीक है। अब बात करें ग्लूटेरिक, पहले सक्सिनिक की बात करें तो देखो सक्सिनिक अम्ल क्या होगा? एक कार्बन और बढ़ाना है, CH2 तो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है, ओम्स गैप को। बात करें जी की, ग्लूटेरिक अम्ल, तो ग्लूटेरिक अम्ल हमने दो कार्बन बढ़ा दिए, एक CH2 बढ़ा दिया या 2 CH2 बढ़ा दिए। अब जी की बारी आई तो 3 CH2 बढ़ा देंगे लोग, CH2 CH2 COOH और ये CH2 COOH, ठीक है। अब बात करें एडिपिक अम्ल की, तो एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला फिर कितना हो जाएगा? एक और CH2 बढ़ाना है, CH2 COOH CH2 COOH। बात करें पिमेलिक अम्ल की, तो पिमेलिक अम्ल क्या हो जाएगा? फिर एक और कार्बन बढ़ा दिया लो, CH2 COOH CH2 COOH। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रिक है तुम्हें एसिड्स को याद करने की। अब O का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, M का मतलब मेलोनिक अम्ल, G का मतलब ग्लूटेरिक अम्ल, A का मतलब एडिपिक अम्ल और P का मतलब पिमेलिक अम्ल। इनमें कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए और ये तुम्हें याद ही रखने, और साइक्लोएल्केन्स में तो जरूर याद रखने, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे विश्लेषण विधि की, तो विश्लेषण विधि क्या कह रही है कि कैल्शियम, बेरियम या थोरियम लवण लेते हैं हम किसके? कोई भी एसिड के डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम, बेरियम या थोरियम लवण का शुष्क आसवन कराते हैं, उससे साइक्लिक कीटोन बनते हैं। एक कार्बन कम वाला इससे एसिड बनेगा, सॉरी एल्केन बनेगा, ध्यान रखना। साइक्लिक कीटोन बन गया, ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनॉन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनॉन। अब इसका हमने क्या करा दिया? ZnHG सांद्र HCl से क्लीमेंशन अपचयन, तो क्लीमेंशन अपचयन हमने एल्केन में पढ़ा था, जो CO को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। तो विश्लेषण विधि से एक कार्बन कम वाला एल्केन प्राप्त होता है, एक कार्बन कम वाला एल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मान लो हम इसमें बात करें, थोरियम लवण ले लेते हैं, चलो, तो हम यहाँ CH2 और N लगा लेते हैं, ये ले लिया थोरियम लवण, उसका हमने क्या किया? गर्म किया या शुष्क आसवन किया। तो शुष्क आसवन करने पर क्या होगा? ये थोरियम निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? साइक्लिक कीटोन। ठीक है। अब इसका क्या किया? क्लीवेंशन अपचयन, क्या बन गया? एल्केन। इसको नोट कर लेना, एन की वैल्यू पूछ सकती है। एन की वैल्यू देखो, ऊपर वाले के लिए बात करें तो एन की वैल्यू 2 है, बिल्कुल 2 है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 3
CHR एसेट्रा 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 इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट विधि है एरोमेटिक यौगिकों से। नेक्स्ट विधि है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। मैं कई बार इधर उधर होती हूँ तो तुम उस समय इसका स्क्रीनशॉट अपनी पिक्चर्स का ले सकते हो। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिकों से। तीसरी विधि है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिकों से। ठीक है, चलो अब इसमें है एरोमेटिक यौगिकों का अगर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण निकल की उपस्थिति में कराया जाता है। क्या बोला है? एरोमेटिक यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण अगर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फिनॉल ले सकते हैं। ये तो है बेंजीन और ये है साइक्लोहेक्सेन। अब हमने लिया मान लो फिनॉल लिया, उसका भी क्या कराया? उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सेनॉल और लिया क्या था? फिनॉल। ये है एरोमेटिक यौगिकों से। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्किन विधि। मिटा देते हैं। नेक्स्ट है पर्किन विधि। इसमें तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, पहले पर्किन विधि हेडिंग लगाते हैं। चौथी है पर्किन विधि। अल्फा एम ओमेगा डाई हेलोएल्केन्स की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टरों से करवाई जाती है तो हमें साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसमें तुम लिख सकते हो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों की मेलोनिक एस्टर के अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों के मेलोनिक एस्टर के एक अणु की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड के दो अणु के साथ करवाने पर, सोडियम इथॉक्साइड के दो अणु के साथ करवाने पर डाई एस्टर्स प्राप्त होते हैं। जो डाई एस्टर्स प्राप्त होते हैं, जो जल अपघटन तथा बी कार्बोक्सिलीकरण के पश्चात क्या देते हैं? साइक्लोएल्केन्स देते हैं। ठीक है, लिखे इसमें
क्या बोला है हमने, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड एल्केन्स की अभिक्रिया किससे करानी है, मोनो सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर, सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाने पर डाई एस्टर्स प्राप्त होते हैं, जो आगे जल अपघटन पर तथा विकार्बोक्सिलीकरण पर साइक्लोएल्केन्स देते हैं। साइक्लोएल्केन्स देते हैं। अब अगर बात करें तो ये अभिक्रिया, इसको एक मिनट, हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन। करवाने पर साइक्लोएल्केन्स देते हैं। देखो अब नेक्स्ट है, ये अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। ये अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। जब मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर का एक अणु प्रयुक्त होता है, एस्टर का एक अणु यूज होता है। दूसरा है जब मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के दो अणु काम आते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से होती है। मोनोसोडियम के एक अणु होता है, जब दो अणु होते हैं तो साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। ऐसे लिखो तो मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर यूज होता है जब डाइसोडियम, एक अणु नहीं, जब मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर का यूज होता है और जब डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर का यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहली कौन सी है, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया, मेलोनिक एस्टर के साथ। ठीक है, CH2Br। अब हमें अभिक्रिया किससे करानी है, मोनोसोडियम से।
ठीक है। देखो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी है मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ। मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर मतलब मोनोसोडियम मतलब एक सोडियम, मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर का भी तुम्हें बताया था ना। मैलोनिक एसिड क्या होता है? CH2COOH और COH मैलोनिक अम्ल होता है। मैलोनिक अम्ल से हमें क्या बनाना है? मैलोनिक एस्टर। देखो CH2COOH ये तो है मैलोनिक अम्ल, ठीक है। हमें बनाना है मैलोनिक एस्टर, तो CH2COOC2H5 और COOC2H5 ये है मैलोनिक एस्टर। ये क्या है? मैलोनिक एस्टर। अब मैलोनिक एस्टर पे हमने क्या किया है? यहाँ से एक H हटाया है और सोडियम जोड़ दिया है, तो सोडियम धातु है इसलिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका दूसरा मोल इस Br के लिए, यहाँ से क्या होता है? ये NaBr निकलता है, NaBr निकलता है। तो क्या जुड़ गया डायरेक्ट? CH2COOC2H5 का होल ट्वाइस, CH2COOH का होल ट्वाइस। अब हमने अभिक्रिया किससे कराई है? सोडियम इथॉक्साइड से। तो देखो सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। क्षार क्या करते हैं? अम्लीय हाइड्रोजन को लेते हैं। क्षार क्या करते हैं? जो सबसे एक्टिव हाइड्रोजन होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो देखो एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इनके पास भी है। तो देखो अगर यहाँ से लेंगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके साथ कोई अनुनाद नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाती है तो कार्बन पे माइनस आ रहा है, ये कार्बन पे माइनस आ रहा है, देखो ये कार्बन पे आएगा माइनस और इस पे जुड़ रहे हैं COOC2H5 और दूसरा भी COOC2H5। तो देखो ये कितनी एक्टिव हाइड्रोजन थी कि इसके हटने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? अनुनाद, या फिर यहाँ और ये यहाँ। आगे बात समझ में, इन दोनों में क्या हो जाता है? अनुनाद। इसीलिए एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी है? ये वाली। यहाँ से ये हट जाती है, H+ की फॉर्म में हट गया, कार्बन पे माइनस आ गया, सोडियम इसके साथ पार्शियली जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हमने किससे कराई? I2 से, आयोडीन से। तो आयोडीन क्या करेगा? सोडियम को अपने साथ ले जाएगा और इनको आपस में जोड़ देगा, ये जुड़ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका जलावटन हम जानते हैं, एस्टरों के जलावटन से क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं। और इन अम्लों का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और साइक्लोब्यूटेन बनेगा। क्या बनता है? साइक्लोब्यूटेन। अगर बात करें डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर का अणु अगर यूज किया जाए दूसरा क्या है? डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर, ठीक है। ये साथ अगर कराएं तो देखो CH2Br CH2Br, डाइसोडियम लेना है तो Na2C
COO-C2H5, COO-C2H5, ये हो गया डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो माइनस ऑफ NaBr, दो मोल, दो ये रहे और दो ये रहे, CH2 और ये डायरेक्ट जुड़ जाता है COO-C2H5 का होल ट्वाइस। ये तो सिंपल है अभिक्रिया। अब इसका क्या कर देंगे आगे, जल अपघटन। जल अपघटन से एस्टर अम्लों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अम्लों का आगे कार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइन के साथ कराने पर, सोडा लाइन के साथ गर्म करने पर माइनस ऑफ CO2 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या बन जाता है ये, साइक्लोप्रोपेन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिकमान विधि। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके इससे नोट्स बना सकते हो। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, इसको साथ में खत्म करना था, इसीलिए देखो आज हमने पढ़ा है पर्किन विधि, इंपॉर्टेंट है। पर्किन विधि दो प्रकार से होती है, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर लवणों के साथ या डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर लवणों के साथ। तो हमने पहले मोनोसोडियम के साथ पढ़ी थी, उसमें हमने बना दी साइक्लोब्यूटेन। देखो एस्टर्स मैंने तुम्हें लिख दिया, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर लेते हैं या डाइसोडियम लेने हैं, उनकी अभिक्रिया किससे करानी है, क्षारों के साथ, उससे डाइएस्टर बनेंगे। डाइएस्टर बन रहे हैं ये डाइएस्टर्स, ठीक है। डाइएस्टर्स का हाइड्रोलिसिस हम जानते हैं, एस्टरों के जल अपघटन से क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं, अम्ल बना लेंगे और फिर अम्ल बनाने के बाद उसका डीकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइन के साथ कर देंगे तो उससे साइक्लोएल्केन्स बन जाते हैं। ये हमारी आज के लेक्चर की बात हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिकमान विधि। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी से नोट बना लो और इस अभिक्रिया को याद रखना। ये एग्जाम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पर्किन विधि क्या होती है इसको समझाइए या फिर इसको अभिक्रिया देकर इनसे उत्पाद पूछा जाता है, ये ध्यान रखना।